Hello everyone, this is Mr. Singh doing welcome to you on my YouTube channel Diamond English School. Today I am just here to teach you the very wonderful topic of the class 10th, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. Now move to the topic. Okay? तो भाई आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस. वेरी गुड. कहते हैं जैसे ही फायर एंड आइस के बारे में हमारे दिमाग में ख्याल आता है हमको क्या लगता है, कोई हमको पूछेगा कि फायर का मतलब क्या होता है, बहुत फील से हम लोग तो सिंपली कह देते हैं कि फायर का मतलब हो जाएगा आग, आइस का मतलब क्या हो जाएगा बर्फ. मेरे भाई ध्यान रखना, फायर का मतलब आग यहाँ पे नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पॉइंट. ओके, अकॉर्डिंग टू अगर मीनिंग हमको पूछेगा तो मैं तो सिंपल बताऊंगा ना कि फायर का मतलब आग होता है और आइस का मतलब बर्फ होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू पोएट एंड अकॉर्डिंग टू पोएम फायर का मतलब होता है बेटा डिजायर. क्या होता है बाबू? डिजायर. और आइस का मतलब होता है हीट. चलिए यहां तक क्लियर है. ओके, हम लोग बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट थीम ऑफ द. सबसे पहले हम लोग थीम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोरी में कंसीडर करेंगे. भाई ये स्टोरी, ये थीम है आपका ह्यूमन इमोशंस के बारे में. लाइक द लस्ट. लस्ट समझते हैं आप क्या होता है? लस्ट का मतलब होता है हवश, लालच समझते हैं. वो दूसरी बात हमारा डिजायर, hatred, intolerance can be destructive and bring the about the end of the wood not control. कहता है जितना भी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ना भाई, फिर चाहे वो लस्ट हो, फिर चाहे वो डिजायर हो, फिर चाहे वो हैट्रेड हो, ये सारी चीजों के बारे में बताऊं, अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया गया, आई एम टेलिंग यू द वर्ल्ड विल फिनिश्ड ओवर एंड आउट. आई एम नॉट टेलिंग. ये बात कौन कह रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है. और सच बताऊं ये सही कह रहा है. ईमानदारी वाली बात मैं अगर बताऊं तो वाकई मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सही बता रहे हैं. चलिए आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिखेगा राइमिंग स्कीम एंड इमेजरी टोन. बिफोर रीड दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पोएम. विल सी पोएम क्या है हम देखते हैं. पहले कहता है सम सेज, मतलब कुछ लोग कहते हैं, सम से कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. मतलब यहाँ पे कवि दो ह्यूमन बीइंग्स के इमोशंस को जोड़ना चाह रहे हैं. कितने इमोशंस बीइंग के? दो इमोशंस, दो ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को जोड़ना चाह रहे हैं. पहला कह रहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. पहली बात होगी. दूसरा सम से इन आइस. बस इस दोनों लाइन को समझते हैं. पहली बात कहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दुनिया है, ओके, ये दुनिया लालच की वजह से खत्म, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दुनिया नफरत की वजह से खत्म. भाई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास लालच नहीं है और किसी को नफरत नहीं है. अगर ये दो चीज पृथ्वी पे ना हो तो पृथ्वी हमारा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी. लेकिन ये दोनों चीज हमारे पृथ्वी पे भर भर के भरा हुआ है. पृथ्वी पे नहीं कह सकते हम लोग, वी हैव टू से अबाउट ह्यूमन बीइंग्स कि ये सारी चीजें किस पे भरी हुई है? ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर. ये ह्यूमन बीइंग की बातें कर रहे हैं और उन लोगों के अंदर ये दो कड़वा सत्य आ चुका है. हालांकि हमें लगता है, हमको भी पूछा जाता है तुम्हारे अंदर लालच है, हम कहते हैं नहीं मेरे अंदर लालच नहीं है. लेकिन दुनिया का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको लालच नहीं होगा. द पीपल एवरीवन आर नॉट सेटिस्फाइड इन द. दुनिया में कोई इंसान की अगर मैं बात करूं तो कोई सेटिस्फाइड नहीं है अपने क्रिएटिविटी से, अपने लाइफ से, अपने ह्यूमन बीइंग से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं. दूसरी बात ये करेंगे. लेकिन जहां तक कि मुझे पता है, पोएट कहता है व्हाट आई हैव टेस्टेड. क्या कह रहा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड. जहां तक कि मुझे लगता है. किसको लगता है? पोएट को. आई वुड, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा जो, जहां तक कि मैंने किसको? डिजायर को समझा है. किसको समझा है बेटा? डिजायर को समझा है. कि मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने डिजायर को समझा है, मुझे लगता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी, जो मैं उसके पक्ष में जाना चाहूंगा जो फायर के फेवर में होंगे, यानी कि डिजायर के फेवर में होंगे. हालांकि नफरत से भी दुनिया खत्म होगी, लेकिन मैं उनके फेवर में जाना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि ये दुनिया किससे खत्म होगी? लालच से खत्म होगी. मैं पहला पॉइंट, अगर जैसे वोटिंग की बात होगी कि भाई आप किसके पक्ष में जाएंगे? फायर के पक्ष में जाएंगे या फिर हेट के पक्ष में जाएंगे, यानी कि आइस के पक्ष में जाएंगे? तो मेरा तो पहला स्टेटमेंट होगा कि आई विल जस्ट गो ऑन अ साइड ऑफ desire, I mean to say fire. Okay, and but if had not to perish twice. अब समझिएगा यहाँ, लेकिन अगर दोबारा मौका मिले, पेरिस का मतलब होता है मर जाना, ठीक है, मतलब खत्म, पुनर्जन्म, समझते हैं? तो अगर दोबारा मौका मिले, जन्म मिले, तो ये दुनिया दोबारा अगर मौका मिले तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ द हेड टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. कहता है आइस भी इस दुनिया को खत्म करने के लिए
इनफ होगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जैसे मान लीजिए कहने का ये मतलब हुआ ना कि फायर से दुनिया खत्म होगी, ठीक है, लेकिन अगर फायर से खत्म होने के दौरान अगर कुछ दुनिया बच जाए या फिर नहीं खत्म तो आइस जो होगा उस दुनिया को खत्म करने के लिए इनफ होगा, यानी कि नफरत जो होगा इस दुनिया को खत्म करने के लिए इनफ होगा। ये कहना चाह रहा है पोएट का। फिर से समझ जाइए पोएट का कहने का क्या मतलब है। पोएट जस्ट ये कहना चाहता है कि अगर फायर से दुनिया खत्म होती है वो तो कंफर्म है, लेकिन अगर उससे कुछ दुनिया बच जाती है तो बची कुछ दुनिया किससे खत्म हो जाएगी? किससे खत्म हो जाएगी? तो बची कुछ दुनिया आपका नफरत से खत्म हो जाएगी, यानी कि हेट से। ओके ना, थोड़ा सा कंसीडर करेंगे हम लोग राइमिंग स्कीम के बारे में। किसके में कंसीडर करेंगे भाई? राइमिंग स्कीम। समझने की कोशिश करते हैं राइमिंग स्कीम को समझा कैसे जाएगा। जैसे संगीत के सुर होते हैं ना, तो टोटल 7 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं संगीत के? 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसमें ना इंग्लिश पोएम में अगर हम बात करते हैं ना वो तो 4 सुर होते हैं। कितने होते हैं? 4। जैसे ए बी सी और डी होते हैं, ठीक है। आमतौर पे 4 राइमिंग स्कीम बनाना पड़ता है, लेकिन इस पोएम में खास करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है फायर एंड आइस, इस पोएम में मात्र 2 स्टैंजा है। कितने स्टैंजा हैं? 2 स्टैंजा। और इस 2 स्टैंजा को समझाने के लिए समझ में आया 3 तरह का राइमिंग स्कीम को बनाया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि कंसिस्टेंटली एक जो वर्ड है वो रिपीट किया गया। चलिए पहले समझते हैं क्या करते तब समझ में आएगा। ये फायर हमारा ए कंसिस्ट करेगा, इसको कंसिस्ट करेगा ए करेगा, और आइस हमारा क्या करेगा? वो बी हो जाएगा। चलिए ये हमको समझ में आ गया। लेकिन फायर और डिजायर मैच कर रहा है तो ये मेरा ए होगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब जो है नेक्स्ट मेरा फायर, ये भी डिजायर से मैच कर रहा है और फायर से मैच कर रहा है, तो ये भी मेरा ए हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली 3 ए तो हम नहीं डाल सकते, इसीलिए क्या किया गया है? इसको यहीं पे रोक दिया गया है और ये 3 को उठा करके यानी कि पहला लिख दिया गया ए बी ए। ये राइमिंग स्कीम हो गया पहला। और दूसरा फिर से यहां से स्टार्ट किया गया ए, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? आइस देखिए मैच कर रहा है इसके साथ, तो ये मेरा बी हो जाएगा। और हैट, हैट हमारा क्या है भाई? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? शी। तो टोटल अभी आप यहाँ पे मेरा सेकंड लाइन में क्या बनेगा भाई? ए बी और सी। क्या बनेगा सेकंड लाइन में? ए बी और शी। उसी तरह से तीसरा में हम पहुंचेंगे तो ये मेरा आइस जो हमारा पहले से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे भी आइस राइमिंग साउंड्स को मैच कर रहे हैं। तो आइस हमारा है, आइस हमारा है, आइस हमारा है, तो इसमें मैच कर रहे हैं। तो आइस मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एंड ग्रेट, अब ग्रेट को मैच करके देखिए, कहीं पे ग्रेट था, ठीक है, हेट में था, क्या था? हेट और ग्रेट, देखिए प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, तो सी मेरा ये क्या हो जाएगा बेटा? शी हो जाएगा। और सफाइस, फिर से देखिए सफाइस क्या चीज मैच कर रहा है? बी सी। सफाइस आइस है ना, ट्वाइस ये मैच कर रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा? बी। राइमिंग स्कीम। तो टोटल यहां पे मेरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बी सी। ये वही बातें क्लियर होगी? दिक्कत समझने में यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझे। चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पोएटिक डिवाइस के बारे में। किसमें कर लेते हैं भाई? पोएटिक डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं पोएटिक डिवाइस में पहला ही लाइन में दिख रहा है सिंबोलिज्म। क्या लिखा है मैंने? सिंबोलिज्म। तो ये सिंबोलिज्म होता क्या है? तो भाई मैं आपको बताऊं, सिंबोलिज्म का बेसिकली मतलब होता है, सिंबोलिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को किसी दूसरे चीज से सिंबलाइज किया गया हो उसे सिंबोलिज्म कहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? H कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फायर दिख रहा है। हालांकि फायर को क्या कह के सिंबलाइज किया गया है? डिजायर कह के सिंबलाइज किया। तो सिंबोलिज्म आपको पहला ही मतलब हेडिंग में ही आपको क्या दिख रहा है? कौन सा लिटरेरी डिवाइस दिख रहा है आपको? कौन सा पोएटिक डिवाइस दिख रहा है आपको? सिंबोलिज्म। क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे? सिंबोलिज्म। क्लियर हो गई यहाँ पे? सिंबोलिज्म किसे कहते हैं? कोई दिक्कत समझने में? फिर से समझ जाए, मैं बता दूं सिंबोलिज्म किसे कहते हैं। फायर एंड आइस को देख लीजिए। फायर का मतलब क्या सिंबलाइज किया? डिजायर। और आइस का मतलब क्या सिंबलाइज किया? हेट किया। इसीलिए पहला ही हेडिंग में ही आपको क्या दिख गया? सिंबोलिज्म दिख गया। नेक्स्ट है हमारा बेटा एलिट्रेशन। क्या है बाबू? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? कहता है किसी भी लाइन में, ठीक है, किसी भी लाइन में, किसी भी एक स्टैंजा के, मान लीजिए किसी भी स्टैंजा की मैं बात करूं, तो किसी भी एक स्टैंजा के एक लाइन में 2 वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हो उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। आप इसमें से देख लीजिए, आपको मिल रहा होगा शम, ये सम देख रहे हैं आप और ये से देख रहे हैं, इसका एस मैच करिए, इसका एस मैच करिए, दोनों का एस मैच कर रहे हैं। और उसके बाद वर्ड को भी देखिए और विल को भी देखिए, इसका डब्ल्यू और इसका डब्ल्यू। अब आप ध्यान रखिएगा, सम सेज एंड वर्ड विल, ये दोनों को क्या कहा जाएगा बेटा? एलिट्रेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू? एलिट्रेशन कहा जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रिशियन कहा जाएगा। क्लियर होगी बात समझने में यहाँ तक? चलो ये भी क्लियर है। अब हम समझते हैं एनाफोरा किसे कहते हैं। क्या समझेंगे बेटा? एनाफोरा किसे कहते हैं? तो भाई एनाफोरा दो कंसेक्यूटिव लाइन का फर्स्ट वर्ड अगर सेम हो तो उसे सेम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेटर और यहाँ पे लेटर की बातें नहीं की जा रही है, इसके यहाँ पे वर्ड की बातें की जा रही है कि अगर दो कंसेक्यूटिव लाइन का, ठीक है, अगर वर्ड सेम हो तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। तो आप देखिए ये कंसेक्यूटिव लाइन हो गया हमारा सम से एंड शम से, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? एनाफोरा कहेंगे। क्लियर होगी बातें समझने में यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा है एजोनेंस। क्या दिख रहा है आपको बेटा? एजोनेंस। अच्छा हाँ, जब इलेक्ट्रेशन में बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि सम सेज एंड सम सेज, इसमें जैसे कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सा साउंड बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया गया हो लेटर, फर्स्ट लेटर में ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया गया उसे इलेक्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर वोवेल साउंड रिपीट किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं? एजोनेंस कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, देखिए होल्ड ओ, दोज ओ, हु ओ, फेवर ओ, देखिए हर जगह पे आपको एक साउंड दिख रहा है, ओ ओ और ओ, टोटल 4 ओ दिख रहे हैं। और ओ मेरा क्या है? वोवेल है, और वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है और उसी को एजोनेंस कहते हैं। सिंपल हो गई बात है कि वोवेल साउंड अगर रिपीट किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एजोनेंस कहते हैं। क्लियर? तो इस लाइन में मुझे क्या दिख रहा है? बार बार एजोनेंस दिख रहा है। चलो भाई यहां तक मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर। यहां तक आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है इंजर्मेंट। क्या नाम है बेटा? इंजर्मेंट। बताइए इंजर्मेंट क्या होता है? जब किसी भी पोएम का स्टैंजा का लाइन, फर्स्ट लाइन, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना यूज किया गया, पंक्चुएशन मार्क्स ना यूज किया गया हो, जैसे आप देखिए सम सेंस इसी तरह के, जैसे कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोलन, ये सारे कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर यूज नहीं किया गया हो फर्स्ट लाइन में तो उस लाइन में क्या माना जाता है? इस लाइन में क्या है बाबू? इंजर्मेंट है। आई बात समझ में? यहाँ तक दिक्कत होगी समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं टोन के बारे में जो मैंने समझाया था। राइमिंग स्कीम एंड डिमोशनरी टोन। द पोएम follows A B A A B C B C B and the poem uses imagery associated with the heat and the light and emotion such as the burning, pain and the coldness. ये तकलीफ से निकलने की दवा है, दर्द। ये इस टोन को बताता है, हमारे दर्द को बताता है, तकलीफ को बताता है कि हमारे आसपास लोग हैं कैसे, मैं खुद कैसा हूँ, ये सारी चीजों के बारे में। चलिए शॉर्ट समरी में थोड़ा सा हम कहानी को और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि एक बार में समझ में आ जाए इन इंग्लिश। ओके some feel that the world will end in a fire, others say it will end in ice। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया किससे खत्म हो जाएगी? फायर से खत्म हो जाएगी। बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दुनिया नफरत से खत्म हो जाएगी, मतलब कि आइस से खत्म हो जाएगी। एंड द पोएट से, लेकिन इसी में पोएट कहता है कि both of them are capable to destroy the world। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर से दुनिया खत्म होगी, ऐसा भी नहीं है कि ये दुनिया सिर्फ नफरत से खत्म होगी। कहता है ये दुनिया दोनों चीजों से खत्म होगी, क्योंकि both are capable to destroy the world। दोनों के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि दुनिया को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। जैसे desire, lust and ice is equated with the hatred, both can destroy this world। Okay, that was very easy। And now in the last thing I just want to give you the great message, a metaphor for the human perception of the desire and hatred। Okay, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई? थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। इस कहानी का नाम था, इस पोयम का नाम था फायर एंड आइस, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसका जन्म 1874 और मरण 1963 को हुआ था। That was very easy to understand and it was one of the nice and beautiful poem written by Robert Frost। ऐसे ही खूबसूरत और अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डायमंड इंग्लिश स्कूल, वो पावर्ड बाय माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते